बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सब्जेक्ट को लर्न करेंगे वो है मेरे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस कोर्स के गोल्स क्या हैं। इस कोर्स में बेसिकली हम मैथमेटिकल रीजनिंग को देखेंगे कि किस तरह से लॉजिक बनाई जाती है, लॉजिक बेसिकली होती क्या है। फिर मेरे पास इन्फेरेंस रूल्स आते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में ही आपके प्रूफ्स आते हैं, आपने शायद पहले भी किए हों। प्रूफ है, इंडक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन एट्सेट्रा। देन मेरे पास कम्बिनेशनल एनालिसिस आ जाता है, जिसमें आप काउंट एंड इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हो। देन मेरे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आ जाता है। मोस्ट ऑफ दी कंसर्न हमारा इसी के साथ होगा, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट का मेन पर्पस है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बाकी सब चीज़ों को भी हम देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही बात कर रहे होंगे, जिसमें हमारे पास सेट्स आ जाएंगे, सीक्वेंसेस आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे, ग्राफ्स, ट्रीज एंड रिलेशंस। रिलेशंस आप अपने डेटाबेस में भी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे। फंक्शंस प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा क्या होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन होती हैं, जैसे कि ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन एट्सेट्रा। उसकी आपने डिटेल में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सीखा कि फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। इसके बाद वी विल मूव ऑन एल्गोरिदम रीजनिंग, जिसमें हम स्पेसिफिकेशंस को और वेरिफिकेशंस को यूज करते हुए अपने एल्गोरिदम की रीजनिंग करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे कि एल्गोरिदम को किस तरह से रीजन किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एप्लीकेशंस एंड मॉडलिंग, जिसमें आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसका इंटरनेट में, बिजनेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज जो यूज़ हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें आपका जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है या डिस्क्रीट मैथ्स है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। जिस बुक को हम फॉलो करेंगे वो है रोजन की 7th एडिशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी बुक को फॉलो कर रहे होंगे। इसी बुक से ही मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। जिस तरह के आपके बुक में सेक्शंस बने हुए हैं, उसी तरह के मैंने इन स्लाइड्स में सेक्शन बनाया, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी दरकार ना हो। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप चूँकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपका काम ही लॉजिक से रिलेटेड है, मैथमेटिकल रीजनिंग करना या रिक्वायरमेंट गैदर करके उन पे एनालिसिस करना, ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। माशाल्लाह आप बड़े बच्चे हो गए हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरह से इन चीज़ों के साथ हम खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि इस बुक की या तो पीडीएफ अपने पास आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, इसके पार्शियल सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। और या अगर आप इसको बाय करना चाहें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे रीड करना अच्छा नहीं लगता, या उनकी आदत इस तरह से बनी होती है, उनको बुक्स अच्छी लगती हैं, तो आप ये बुक जो है वो उर्दू बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके चैप्टर 1 से, और हम देखते हैं कि क्या है इसमें और किस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोपोजिशनल क्या होता है। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, या आप पीछे भी पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको कि प्रोपोजिशनल होता क्या है। प्रोपोजिशनल कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिनका आंसर इधर ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, नॉट सेम एट अ टाइम। ठीक है, तो आपके पास कुछ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि डेक्लेरेटिव भी हों, आपकी इम्पेरेटिव भी हो सकती हैं, आपकी इंटरोगेटिव भी हो सकती हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स पे होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल्स भी देखते हैं, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ये कह रही हूँ। तो प्रपोजिशनल बेसिकली क्या होता है? दो कॉन्सेप्ट है हमारे इस प्रपोजिशनल लॉजिक में, वन इज प्रपोजिशनल एंड द अदर इज लॉजिक। प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका आंसर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, बट नॉट सेम एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट टुडे इज मंडे, दिस स्टेटमेंट either will be true or false. Yes, today is Monday, it's true,
ठीक है। तो इन बिटवीन कोई आंसर नहीं होता, या दोनों आंसर एट अ टाइम नहीं दिए जा सकते। एक ही स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती, या तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लॉजिक आप पढ़ कर आए हैं, लॉजिक क्या होती है? आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे, जिनको हम यूज़ करते हुए अपने जो प्रेपोजिशंस हैं उनको मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, और फिर ओवरऑल हमारे पास उस प्रेपोजिशन का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। वो कौन कौन से लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं वो हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं। अभी बेसिकली प्रेपोजिशनल लॉजिक के बारे में ये जो पॉइंट है हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। प्रेपोजिशनल लॉजिक अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट करेक्ट मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स। ठीक है। हम जब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं तो हमें प्रूफ चाहिए होते हैं। साइंटिस्ट वैसे तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वही बात सही जानी जाती है जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ हो। ठीक है। तो हर चीज़, हर हाइपोथेसिस जो हम बिल्ड करते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, एनी एरा ऑफ दी एंटायर नॉलेज, उसको हमने मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स के थ्रू ही प्रूव करना होता है। क्योंकि ये इसकी बहुत सारी रीज़न ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑथेंटिक वैल्यू आ जाती है या ऑथेंटिक रिजल्ट्स आ जाते हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और वो रूल्स बन जाते हैं और हर एक को फिर वही फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे मैथ्स के फार्मूलाज हैं जो आपको ऐसे ही रटने पड़ते हैं, आपने कभी गुमान ही नहीं किया ये इस तरह से क्यों है, कैसे हैं। ठीक है। तो प्रपोजिशनल लॉजिक में भी आपने एक बात जो जहन में बैठा लेनी है वो ये है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट द करेक्ट मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स। ठीक है। उसमें हम प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये हम फर्दर देखते हैं। एंड इट गिव्स द प्रिसाइज मीनिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। आप जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बनाते हो उनका हमारे पास प्रिसाइज आंसर होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है वो इधर ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं। ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स में जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे उसका हमें वैलिड आंसर मिल जाएगा, इन बिटवीन आंसर नहीं मिलेगा। फिर रूल्स आर यूज, प्रपोजिशनल लॉजिक के जो रूल्स हैं डेट आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड, जिसको हम ट्रू कहते हैं, इनवैलिड आर्गुमेंट्स जिनको हम फॉल्स कहते हैं। पिछले पॉइंट को ही उसने सपोर्ट करने के लिए इसको ज़रा एलेबोरेट करके लिख दिया है। यूज्ड इन न्यूमरस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल सर्किट डिज़ाइन। सर्किट डिज़ाइनिंग आपने पढ़ी हुई है, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ अ प्रोग्राम, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो अब इसके एप्लीकेशंस, इनमें तो प्रपोजिशनल लॉजिक मस्ट यूज होती है। तो आप प्रपोजिशन से कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें। क्योंकि अब आप माशाल्लाह से 6th सेमेस्टर में हैं और आपको 6th में है या आई थिंक 2 में है, या जिस सेमेस्टर में भी है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको प्रपोजिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब आप आगे मार्केट में जाओगे, अपना करियर स्टार्ट करोगे, इधर टीचिंग और इधर इन सॉफ्टवेयर हाउसेज और मार्केटिंग, आपको इसी के थ्रू सारे काम करना पड़ेंगे। यहाँ पे उसने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। अ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, बहुत फेमस एग्जांपल हैं जो मैंने भी इसी इन स्लाइड्स में यूज़ किए हैं। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। ठीक है। हर स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जिस तरह से यहाँ पे 1 + 1 = 2, इट्स ट्रू, बट 2 + 2 = 5 इट इज़ नॉट ट्रू। फिर मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही हों, आपके इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। व्हाट टाइम इज इट, लाइक दिस, एंड रीड दिस केयरफुली, इट इज एम्पिरिकल सेंटेंस। फर्दर अब हम बात करेंगे, प्रपोजिशन पे बात करके आए हैं, अब हम लॉजिक पे बात करेंगे कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास निगेशन ऑपरेटर। निगेशन ऑपरेटर या निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन क्या होती है?
ऐसी स्टेटमेंट जो प्रपोजिशन को निगेट करती है, मतलब उसका अगर आंसर ट्रू है तो आपको उसका आंसर फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर उसका प्रपोजिशन का आंसर फॉल्स है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगी। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम बोलते हैं निगेशन। और निगेशन ऑपरेटर होता है, उसका सिंबल नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में उसका सिंबल भी और साथ में उसका ट्रूथ टेबल भी। फिर आपका आ जाता है कंजंक्शन, जिसको हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। लॉजिक सर्किट्स में आपने इसके थ्रू भी काम किया होगा। ये इसका सिंबल है और इसको हम एंड बोलते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं डिसजंक्शन, या जिसको हम और भी बोलते हैं, वी से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, जो आपकी कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इसके बारे में आपको बताती जाऊँ। कंजंक्शन का मतलब है एंड। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं बेसिकली आपकी जो प्रेपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पीछे जो मैंने एग्जांपल आपको बताई उसमें तो क्या था, एक सेंटेंस था। अगर मैंने ये इस तरह से लिखना है कि 1+1=2 एंड 2+2=5, तो इसका एज अ होल मुझे किस तरह से रिजल्ट मिलेगा और कंप्यूटर में मैं किस तरह से लिखूंगी, या अगर मैंने प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनानी है तो किस तरह से बिल्ड करूंगी। तो प्रेपोजिशन को कंबाइन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन जो है वो इन सबको, जो भी प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स आपने मिलानी हो उनको मिलाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम दो प्रपोजिशंस को ही लेके चलेंगे, लेकिन एक जो बात आपने इसमें याद रखनी है कि जहाँ पे आपकी कंजंक्शन यूज होगी वहाँ पे ओवरऑल स्टेटमेंट का आंसर तभी ट्रू होगा जब उसमें इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स उन सब का आंसर ट्रू होगा तो ही आपकी जो ओवरऑल प्रोपोजिशन है उसका आंसर ट्रू होगा। इसी तरह से डिसजंक्शन है, जिसको हम और कहते हैं, इफ देयर इज एनी प्रोपोजिशन that has a true result, then the overall result of the proposition will be true. देन आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम इस तरह एरो की से शो करते हैं, इसको हम इम्प्लाइज डैट भी बोलते हैं। फिर आपकी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं जिनके ये 2 एरोज होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। फिर आपकी एक्सक्लूसिव और, इसको हम डिज़ाइन करेंगे, सीखेंगे किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि निगेशन क्या है। ये इसका ट्रूथ टेबल है, ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है। तो मेरे पास एक प्रपोजिशन है पी, निगेशन ऑफ प्रपोजिशन को हम इस तरह से शो करेंगे, सेम प्रपोजिशन विद दिस सिंबल विल शोज द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट और प्रपोजिशन। ठीक है, चूंकि मेरे पास एक प्रपोजिशन है तो उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ दैट प्रपोजिशन विल गिव अस फॉल्स आंसर या रिजल्ट, एंड इफ आवर ओरिजिनल प्रपोजिशन has false result, then the negation of preposition will give us true result. These are examples. Today is Friday. If today is a Friday is P preposition, then the negation will be today is not Friday. At least 10 inches of rain fell today in Miami. यहाँ पे at least लिखा गया है, इसकी negation क्या होगी, less than 10 inches of rain fell today in Miami. ठीक है, so it is not the case that at least 10 inches of rain fell today in Miami. Then आपके पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ कर आए हैं कि ये एंड ऑपरेटर होता है और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, इसको आप उल्टा वी बोल सकते हो या जो भी आपने जिस तरीके से याद करना हो। तो अभी हम दो स्टेटमेंट्स को ही लेकर चलेंगे, पी एंड क्यू। अगर दो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बाकी स्टेटमेंट के साथ भी आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मेरे पास दो प्रपोजिशंस हैं और उनकी कंजंक्शन को मैं पी एंड क्यू इस तरह से रीड करती हूँ और ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। इनकी जो पॉसिबल 4 मेरे पास बनती हैं कंडीशंस वो लिख लूँगी, या वैल्यूज, या तो दोनों ट्रू हो सकती हैं, इधर पी ट्रू है फॉल्स, इधर पी फॉल्स, क्यू ट्रू, इधर बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। ठीक है,
मैंने आपको तभी एक स्टेटमेंट बताई थी कि इसका आंसर तभी ट्रू होगा जब इन्वॉल्व्ड प्रपोजिशंस का आंसर ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ट्रू हैं तो इसका ओवरऑल आंसर ट्रू होगा। बाकी हर केस में फॉल्स होगा, बिकॉज देयर इज एट लीस्ट वन स्टेटमेंट दैट हैज फॉल्स आंसर। ये इसकी एग्जांपल है। प्रपोजिशन पी क्या है, टुडे इज फ्राइडे, एंड क्यू क्या है, इट इज रेनी टुडे। ठीक है, तो इसको हम पी एंड क्यू से किस तरह से शो करेंगे कि टुडे इज अ फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एंड ऑपरेटर आया है, ये इन दो प्रपोजिशन को क्या कर रहा है, मिला रहा है। प्रीवियस जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास कंजंक्शंस हैं, ये जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। ट्रू ऑन रेनी डेज, रेनी फ्राइडेज, अगर तो फ्राइडे वाले दिन बारिश हो रही है तो उस प्रपोजिशन का आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एन है ना। अगर बारिश भी हो रही है और फ्राइडे भी है तो आंसर विल बी ट्रू, बाकी किसी भी केस में फॉल्स होगा। इस टेबल को आप देख लें, इसको आप कह लें पी की जगह पे आप लिख लें टू डेज फ्राइडे और क्यू की जगह पे लिख लें रेनी डे, तो इसकी चार पॉसिबिलिटीज होंगी। उनमें से ट्रू कब होगी, जब फ्राइडे भी है और आपकी बारिश भी हो रही है, तो हम कहेंगे कि इस कंजंक्शन का आंसर क्या है, ट्रू। देन मेरे पास है डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन जो है ये मेरे पास और ऑपरेटर को शो करता है। इसमें आंसर ट्रू कब आता है, जब जितने भी इन्वॉल्व प्रपोजिशन है उनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट का आंसर ट्रू हो तो हम ओवरऑल आंसर को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका लिखा भी हुआ है, पी और क्यू इज फॉल्स एंड बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इसी तरह से एक स्टेटमेंट ये कंजंक्शन के एंड पे भी लिखी हुई है कि पी एंड क्यू ट्रू एंड बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास क्या होगा कि अगर तो फ्राइडे है और बारिश नहीं भी है तो आपका ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि वन ऑफ देम इज ट्रू। ठीक है, या अगर बारिश हो रही है किसी भी दिन और वो फ्राइडे नहीं है तो भी हम कहेंगे कि ये ट्रू है। ट्रू में क्या है, टू डेज फ्राइडे, दैट मीन्स इट्स ट्रू, इट इज रेनिंग टूडे। जब हमें किसी भी एक प्रपोजिशन का आंसर ट्रू मिल जाए तो हमें बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं होती आपके इस और ऑपरेटर में, या जिसको हम डिसजंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ रेनी फ्राइडे, दोनों रेन भी हो रही है और फ्राइडे भी है। फॉल्स कब होगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे एंड इट डज नॉट रेन, जब फ्राइडे भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही, तो आपका आंसर डिसजंक्शन का क्या आएगा, फॉल्स। फिर आपका आ जाता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, ये मेरे पास दो प्रपोजिशंस हैं। एक्सक्लूसिव और को इस सिंबल से शो करते हैं, एक दायरा सा, उसमें प्लस सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और में भी आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि जब मेरे पास गिवन प्रपोजिशंस हैं उनमें से जो मेरी एक्सक्लूसिव हो रहा है उसकी वैल्यू तभी ट्रू होगी कि जब मेरे पास जो गिवन प्रपोजिशंस हैं उनमें से एक जो है वो ट्रू हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव और है उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि इसमें होता ही क्या है कि एक प्रपोजिशन ट्रू हो। अब यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एक्सक्लूसिव और पी एक्सक्लूसिव क्यू is true when exactly one of P or Q is true, false otherwise. Okay. Then मेरे पास आ जाती हैं conditional statements. Implies this. इसको हम implies कहते हैं, इस सिंबल को, ये जो आपके एरो का सिंबल है, इसका ट्रुथ टेबल क्या हमें शो कर रहा है,
कि if P is true then Q is true, if P is true then Q is false, if P is false then Q is true, if P is false then Q false, that will give us the true आंसर। ठीक है, इसमें आपकी जो Q वाली प्रपोजिशन है ये आपकी P वाली प्रपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही केस में आपका आंसर फॉल्स आएगा, अगर ये खुद तो ट्रू है लेकिन जो इसको पॉइंट कर रही है उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये खुद तो फॉल्स हो सकती है और क्यू जिसको वो पॉइंट कर रही है, क्यू बेसिकली पी को पॉइंट कर रहा है, तो वो ट्रू हो सकता है, उसकी वैल्यू हमें ट्रू आ जाती है। इसमें हम क्या देखते हैं, पी इज कॉल्ड द प्रीमिस एंड क्यू इज कॉल्ड द कंक्लूजन। ठीक है, P implies Q is false when P is true and Q is false, otherwise true। ठीक है, तो इसमें आपने ये एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि इसका आंसर तभी ट्रू होगा जब P ट्रू होगा तो Q क्या है, फॉल्स है। ठीक है, P implies Q is false when P is true and Q is false, true otherwise। बस ये एक केस है जिसमें इसकी वैल्यू फॉल्स है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू फॉल्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आएगा, ट्रू। फिर आप क्या जाती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, इसको किस तरह से हमने रीड करना है। इफ P then Q, इफ P then Q, इसको हम कहते हैं P implies Q। इफ P Q, इसका मतलब होता है P only if Q। ठीक है, P is sufficient for Q, a sufficient condition for Q is P। Q if P का मतलब होता है Q whenever P, and Q when P means Q is necessary for P, कि Q एग्जिस्ट करेगा तो ही P एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, unnecessary condition for P is Q, it means that Q follows from P। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इसका तभी P implies Q is false when P is true and Q is false, true otherwise। फॉर एग्जाम्पल P क्या है, you go, Q क्या है, I go। P implies Q का मतलब क्या होगा, if you go then I go। ठीक है, is equivalent to P only if Q, मतलब you go only if I go, not the same statement। I go only if you go, which is Q only if P। ठीक है, तो आपकी जो P है उसके साथ आपने if लगाना है, Q के साथ then लगाना है। फिर आपने देखना है कि ये दोनों ज़रूरी नहीं, ये तो इसका ट्रुथ टेबल है, लेकिन जब हम रियल प्रपोजिशंस के साथ वर्क कर रहे होंगे तो फिर हमें इसको इस टेबल को जहन में रखते हुए डिसीजंस करने हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है कि आप P के साथ if लगाओ और Q के साथ then लगाओ, फिर देखो कि इनका मीनिंग कहाँ पे सेम रह रहा है और कहाँ पे सेम नहीं रह रहा। ठीक है, तो वो इसी केस में ही आपका सेम नहीं होगा, जब P के साथ आप if लगाओगे वो ट्रू हो जाएगी और वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एक चीज जब ट्रू है तो उसको जो चीज फॉलो कर रही है तो वो भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी निगेशन है, क्यों, अनलेस दिस P। ठीक है, पीछे वाले जो रूल्स हम पढ़ कर आए हैं वो फर्दर भी सबके साथ यूज होंगे। आपका जो निगेशन का रूल है वो तकरीबन सारी प्रपोजिशंस के साथ यूज हो सकता है। जब वो लग जाएगा तो आपके जो रिजल्ट आता है इसका वो क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, इसके साथ आप निगेशन लगा दोगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ये इसकी एग्जांपल है, इफ मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब। ठीक है, तो हम देखते हैं सारे केसेस के। मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब देन
शी लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, क्यूब एंड पी, इट्स द फर्स्ट केस. देन फॉर मारिया टू गेट अ गुड जॉब, it is sufficient for her to learn discrete mathematics. This is a sufficient condition for Q is P. So this is the second case. Now Maria will find a good job unless she does not learn discrete mathematics. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? false. यहाँ पे हमारा जो है वो सारा मीनिंग ही चेंज हो गया. कॉमन मिस्टेक्स क्या है? करेक्ट क्या है? P only if Q. लेकिन हम क्या सोचते हैं? Q only if P. इस तरह से नहीं है. बेसिकली P एग्जिस्ट करेगी तो ही Q एग्जिस्ट करेगी. इसको आपने इस तरह से भी आपने जहन में रख सकते हो. तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी. Q only if P. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? If 2 days Friday, then 2 plus 3 equals to 6. बेसिकली ये स्टेटमेंट बजाते खुद क्या है? फॉल्स है. The statement is true every day except Friday, even though 2 plus 3 is equal to 6 is false. सेम वही टेबल है, उस पे हमने इस एग्जांपल को मैप किया. फिर मेरे पास आ जाती है कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव एंड इनवर्स. फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P then Q या P implies Q, इसका कन्वर्स क्या होगा? Q implies P. ठीक है. अगर P implies Q जो है ये ट्रू है तो Q implies P भी ट्रू होगी. इस तरह से कंट्रापोजिटिव क्या है? हम निगेशन ऑफ Q कर देते हैं. इफ निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P. तो इनवर्स में हम क्या करेंगे? निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q. कंट्रापोजिटिव एंड कंडीशनल स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम जनरेट होंगे. देन मेरे पास लास्ट है जिसको हम कहेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में P इफ एंड ओनली इफ Q, इस ये जो डबल एरो है इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ. ठीक है. इसमें भी क्या रूल है मेरे पास? P इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू जब इन दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यूज होंगी, सेम वैल्यूज ट्रू होंगी. अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास, जो आपकी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको हम बाय इम्प्लीकेशंस कहते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर ट्रू कब होगा? जब जितनी भी इन्वॉल्व प्रपोजिशंस हैं उनका आंसर सेम हो. ठीक है. ये इसकी एग्जांपल है. P प्रपोजिशन है यू कैन टेक द फ्लाइट. Q प्रपोजिशन है यू बाय अ टिकट. ठीक है. तो इसकी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी? P इफ एंड ओनली इफ Q. You can take the flight if and only if you buy a ticket. ठीक है. This statement is true. If you buy a ticket and take the flight, if you do not buy a ticket, you cannot take the flight. ठीक है. तो ये भी ट्रू है. अगर आप टिकट नहीं खरीदोगे तो आप फ्लाइट पे भी नहीं जाओगे. इट्स ट्रू. ठीक है. तो दोनों प्रपोजिशंस का आंसर सेम हो तो आपका आंसर ट्रू आता है. ईदर फॉल्स और ईदर ट्रू. ठीक है. इसमें बस यही बात याद रखने वाली है कि जितनी भी इन्वॉल्व प्रपोजिशंस हैं उन सबका आंसर अगर सेम है, लाइक अगर एक ट्रू है तो सारी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा. अगर एक फॉल्स है सारी फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा. ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस में किस तरह से अप्लाई करती हूँ. मैंने आपको बताया था कि आपकी जो निगेशन है ये किसी पे भी अप्लाई हो सकती है, ओवरऑल रिजल्ट पे भी और किसी सिंगल प्रपोजिशन पे भी. ठीक है. तो ये मेरे पास दो प्रपोजिशन है P एंड Q. उसी तरह से उनकी वैल्यू सेट की गई है. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स.
निगेशन ऑफ क्यू मैंने कर दी है, जिसमें ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, देन फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, इनको और कर दिया है, पी और निगेशन ऑफ क्यू, मतलब दिस एंड दिस। ठीक है, पी और निगेशन ऑफ क्यू। इसका आंसर तभी फॉल्स होगा जब बोथ ऑफ दी प्रपोजिशंस हैव फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। देन मेरे पास है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, जब दोनों प्रपोजिशन ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, P एंड निगेशन ऑफ Q, इफ दिस देन P एंड Q, P और निगेशन ऑफ Q देन P एंड Q। तो इसमें ट्रू रिजल्ट कब है, जब दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। अगर ये ट्रू हो तो आंसर फॉल्स आता है, हमें नेक्स्ट वाली प्रपोजिशन को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रूथ टेबल है ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह से वैल्यूज हैं, इस तरह से स्टेटमेंट्स हैं, आपने ट्रूथ टेबल के थ्रू उनके इस तरह से वैल्यूज निकालनी है। देन मेरे पास क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। निगेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। अगर मेरे पास इस तरह से स्टेटमेंट आ गया तो किस तरह से पता चलेगा कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट पहले सॉल्व करनी है और कौन सी बाद में, कौन सी ये जो प्रपोजिशनल लॉजिक है इसको पहले से करना है सॉल्व और किसको बाद में। जैसे आपके मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, DMF, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सम एंड डिवाइड। ठीक है, तो इसमें आपकी जो प्रेसिडेंस है निगेशन की सबसे ज़्यादा है, देन एंड की है नंबर 2 पे, और की है नंबर 3 पे, इम्प्लाइज की है 4 पे, इफ एंड ओनली इफ की है 5 पे। तो अब मेरे पास अगर ये मेरे पास एक प्रपोजिशनल स्टेटमेंट है, P और Q इम्प्लाइज आर, तो इसमें और की और इम्प्लाइज में से और की जो मेरे पास प्रेसिडेंस है वो कम है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे अपने ट्रूथ टेबल के थ्रू। देन हम P और Q का जो आंसर आएगा उसको और इम्प्लाइज आर इसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिर आपका ट्रूथ टेबल है फॉर द बिट ऑपरेटर्स। बिट ऑपरेटर्स कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, और एंड एक्सोर। ठीक है, एक्सक्लूसिव और। बिट ऑपरेशंस क्या है, पीछे जो भी हम अभी तक ट्रूथ टेबल्स पढ़ कर रहे हैं उनमें हमने वैल्यूज यूज की हैं जो ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रू जो है उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में 1 से शो किया जाता है और जो फॉल्स है उसको 0 से। तो अब हमने उन्हीं टेबल्स को यहाँ पे बिट मोड में शो किया है। 0 means both of preposition x and y have false values. 0 means false, 1 means true. 1 means true, 0 means false, 1 means true. इसका जो रिजल्ट है उसी तरह ये और में कब फॉल्स होती है, जब बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स हैज फॉल्स वैल्यूज। 0 और 0 यहाँ पे फॉल्स को शो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। इसी तरह एंड में कब ट्रू होता है, जब all the statements, prepositional statements have true results। तो यहाँ पे हमने ट्रू को 1 से शो किया है, तो तमाम स्टेटमेंट्स का या जितनी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे 2 हैं, इनका रिजल्ट जब 1 है तो ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या है 1। इसी तरह मेरे पास एक्सक्लूसिव और है, इसको हम जोर भी कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। ठीक है, अब आपका 1.2 सेक्शन है, 1.1 सेक्शन कंप्लीट हो गया। 1.2 सेक्शन में हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आपका लेमैन आता है वो बेसिकली आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस देगा, उसको नहीं पता होगा कि मैंने किस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है। तो आपको उसके इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं उनको लॉजिकल एक्सप्रेशंस में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर
भी लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों है कि हम ट्रांसलेट क्यों करें इंग्लिश से लॉजिकल एक्सप्रेशंस में। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कुछ इस तरह से है कि इंग्लिश जो है is often ambiguous and translating sentences into compound prepositions removes the ambiguity. ठीक है, using the logical expression we can analyze them and determine their truth values. क्योंकि इंग्लिश में बहुत से सारे जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो जब सेंटेंसेस में यूज होते हैं तो उनका ओवरऑल मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। We can use rules of inference to reason about them. Example, you can access the internet from campus only if. So here's one sentence is complete. Only if you are a computer science major. Here the second sentence is complete. Or you are not a freshman. ठीक है, there are three sentences that are combined in this single sentence. ठीक है, तो हम इसको अपने प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में किस तरह से ब्रेक करेंगे, उसी तरह से यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, वी विल डिनोट इट विद preposition p. You will denote you are a computer science major and r is you are freshman. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नॉट यूज किया गया है, दैट इज द निगेशन ऑफ दिस। तो जहाँ पे नॉट आएगा सेंटेंस में, आपने जो अपनी प्रपोजिशन है उनको जनरल रखना है, उन पे जो नॉट बाद में यूज होगा उसको निगेशन के थ्रू आपने शो करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रपोजिशनल लॉजिक में किस तरह से प्रेजेंट करेगी, पी ओनली इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, दिस सिंबल डिनोट्स द निगेशन ऑफ आर। तो इतना बड़ा सेंटेंस जो इंग्लिश में यूज है वो ये बस 3-4 वर्ड को हमने यूज करके मैथमेटिकल प्रोपोजिशन में यूज कर दिया। तो बेसिकली ये एक किस्म का मैजिक भी है अगर आपको ये आ जाए, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है आपके लिए। फिर मेरे पास सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, किस क्या हैं। ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इन नेचुरल लैंग्वेज इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पेसिफाइंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये मैं आपको पहले भी कह के आई हूँ कि इंग्लिश जो है वो एक एम्बिगुअस लैंग्वेज है, उसकी ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हो प्रपोजिशनल लॉजिक में तो आपको उसके साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। देन है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, कि आपके पास जो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आई हैं उनमें कंसिस्टेंसी उसी तरह से रहनी चाहिए। ये ना हो कि जब आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हो प्रपोजिशनल लॉजिकल स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो उनका जो रियल मीनिंग है वो लॉस कर दो। एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेस द स्पेसिफिकेशन, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पी में हम कह देंगे द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन बी सेंट, क्यू को हम कह देंगे फाइल सिस्टम इज फुल। चूँकि हमने कहा है कि ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट, तो हम इस यहाँ पे पी की निगेशन यूज कर देंगे। द फाइल सिस्टम इज फुल, when the file system is full then you cannot reply and you can say your reply can't be sent. ये इसकी एग्जांपल है, determine whether these system specification are consistent or not. The diagnostic message is stored in the buffer or it is retransmitted. The diagnostic message is not stored in the buffer, and if the diagnostic message is stored in the buffer then it is retransmitted. तो आप देख सकते हो द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर, इसको हमने एक प्रपोजिशन कह दिया। द डायग्नोस्टिक मैसेज इज रीट्रांसमिटेड, इसको हमने क्यू प्रपोजिशन से डिनोट कर दिया है। ये तीनों स्पेसिफिकेशन जो पीछे मैं देख रही हूँ 1 2 3, ये उनकी प्रोपोजिशनल लॉजिक में मैंने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया।
इसी तरह से एक और एग्जांपल है, if we add one more requirement, the diagnostic message is not retransmitted, then the specifications now are this. This is inconsistent. Why? No truth values of P and Q will make all the above statements true. ठीक है, तो हमने जब इंग्लिश स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है तो आपने बहुत टू द पॉइंट रहना है। फिर मेरे पास ये लॉजिक गेट्स हैं, या प्रीवियस करके भी आए हो, लेकिन मैंने आपकी रिवीजन के लिए यहाँ पे इनकी डायग्राम शो की हुई है। ये है आपका निगेशन ऑपरेटर, ये एक्स बार है, शायद आपको विजिबल है कि नहीं, लेकिन ये एक्स बार है। ठीक है, ये आपका शो करता है निगेशन को, ये जो पीछे हम पढ़ के हैं इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो इनपुट आई है जब भी इस गेट से पास होती है तो वो निगेशन में चेंज हो जाती है, ये एक्स है और ये एक्स बार है। इसी तरह ये आपका और गेट है, इसमें जब दो इनपुट्स आ रही हैं इस गेट में से पास होंगी तो एक्स प्लस वाई हमें रिजल्ट मिलेगा। ट्रुथ टेबल इनका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल चेंज है, यहाँ पे और को प्लस से शो किया गया है, एंड को डॉट से। ठीक है, एक्स और वाई है, ये जब ये एंड गेट का सिंबल है, इसमें से पास होंगी तो एक्स डॉट वाई की वैल्यू हमें आ जाएगी। इसी तरह से ये तो एक वैल्यू के लिए था, ये दो वैल्यू के लिए है, ये भी दो वैल्यू के लिए है, दो इनपुट के लिए। अब मैंने बात की थी कि ये हमारी बेसिक है, लेकिन हम जितनी भी प्रपोजिशन नंबर ऑफ प्रपोजिशन इंक्रीज कर लेंगे हमारा आंसर जो है वो इन्हीं की बेसिस पे होगा। इसलिए मैं आपको बता रही थी बार बार, जब भी कोई प्रपोजिशन मैं पढ़ा रही थी उसमें बता रही थी कि आंसर कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा। तो ये मेरे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है, जिसमें x1 से लेके xn तक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कब ट्रू होगी, जितनी भी इन्वॉल्व प्रपोजिशन है या इनपुट्स हैं इन सब का आंसर ट्रू होगा। इसी तरह ये और है, इसमें किसी एक प्रपोजिशन के भी ट्रू होने पे हमें आंसर ट्रू मिल जाएगा। ये मैंने कंबाइन किया हुआ है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट को। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका ये लेक्चर, जिसमें हमने सेक्शन 1.1 एंड 1.2 को कवर किया है। अब आपने करना क्या है कि आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं 1.1 सेक्शन के बाद एंड 1.2 सेक्शन के बाद, उनमें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो उनको सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप जो हैं इस काबिल हो जाएं कि आप इंग्लिश सेंटेंस से प्रपोजिशनल लॉजिकल सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाएं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।